आज का सेशन शुरू करते हैं। ओजोन परत, ओजोन ह्रास, ओजोन डिप्लेशन कहते हैं इसे। ओजोन परत का परिचय। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। यह वायुमंडल में लगभग 90% ओजोन समताप मंडल में और लगभग 40-50 किलोमीटर तक का क्षेत्र में निहित है। इसकी उच्चतम सांद्रता 20 से 40 किलोमीटर के बीच है। इस उच्च सांद्रता वोल्ट को ओजोन परत कहा जाता है। 1913 में चार्ल्स फेरवी और हेनरी बुइसन द्वारा इसे खोजा गया। इसके गुणधर्म की खोज की गई थी। ओजोन परत पृथ्वी पर सही प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। यह दो सबसे हानिकारक प्रकार यूवी किरणों को अवशोषित कर सकता है, यूवीबी और यूवीसी। यूवीए किरण, यूवीए ये कम हानिकारक होती है। त्वचा की उम्र बढ़ाने, डीएनए की क्षति और त्वचा में कैंसर में योगदान कर सकती है। ओजोन परत का अवशोषण नहीं करती। ओजोन परत इसका अवशोषण यूवीए का अवशोषण नहीं करती है। 100% प्रवेश है, यानी ओजोन परत से 100% निकल सकती है। अब है यूवी किरण। ये आँखों के लिए खतरनाक है। 47% ओजोन परत इसका अवशोषण करती है। आँखों के लिए खतरनाक है। ये त्वचा की उम्र बढ़ाती है। मेलेनेमा त्वचा कैंसर से जुड़ा हुआ है। त्वचा में कैंसर कर सकती है, आँखों में जलन कर सकती है, त्वचा की उम्र बढ़ा सकती है। डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। डीएनए हेलिक्स का विरूपण के लिए उत्परिवर्तन होता है। डीएनए हेलिक्स में विरूपण करती है, जिससे उत्परिवर्तन होता है और प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है और कई फसल पौधों की प्रजातियों के आकार, उत्पादकता और गुणवत्ता को कम कर सकती है। अब है यूवीसी विकिरण। यह सबसे खतरनाक है और ओजोन परत द्वारा 100% इसको अवशोषित किया जाता है। सबसे खतरनाक है और त्वचा में गंभीर जलन, आँखों में क्षति पहुंचा सकती है। ओजोन परत का निर्माण। ओजोन परत का निर्माण किस तरह होता है? वायुमंडल में ओजोन तब बनता है जब सूर्य से परावैंगनी विकिरण ओजोन अणुओं को 2 ऑक्सीजन अणु में विभाजित कर देती है। यानी परावैंगनी किरणें ऑक्सीजन को 2 परमाणुओं में विभाजित कर देती है। फिर परमाणु ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर O3, फिर एक परमाणु जो होता है वो ऑक्सीजन के दूसरे अणु के साथ मिलकर O3 बनाता है। ओजोन परत का ह्रास। ओजोन परत को कई मुक्त रेडिकल उत्पादकों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसमें जैसे हाइड्रोक्सिल रेडिकल, नाइट्रोक्सिल रेडिकल और परमाणु क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन। यानी हाइड्रोक्सिल, नाइट्रोक्सिल, ब्रोमीन और क्लोरीन एंड ब्रोमीन आयन। समताप मंडल में अधिकांश हाइड्रोक्सिल और नाइट्रोक्सिल प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और मानव गतिविधियों ने क्लोरीन और ब्रोमीन के स्तर में भारी वृद्धि की है। ये तत्व कुछ कार्बनिक यौगिकों, विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पाए जाते हैं, जो अपनी कम प्रतिक्रियाशीलता के कारण क्षोभ मंडल में नष्ट हुए बिना समताप मंडल में अपना स्थान रख सकते हैं।
अपना स्थान खोल लेते हैं। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जुड़ जाते हैं और कम प्रतिक्रियाशीलता के कारण क्षोभ मंडल में नष्ट हुए बिना सीधे समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। फिर समताप मंडल में परावैगनी प्रकाश क्रिया द्वारा क्लोरीन ब्रोमीन अपने मूल यौगिकों में मुक्त हो जाते हैं। इस तरह क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु विभिन्न उत्प्रेरक चक्रों के माध्यम से ओजोन अणु को नष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक क्लोरीन परमाणु एक ऑक्सीजन अणु के साथ प्रतिक्रिया करके एक ऑक्सीजन परमाणु को अपने साथ ले लेता है और सामान्य ऑक्सीजन अणु छोड़ देता है, एक ऑक्सीजन अणु छोड़ देता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ClO जो उसने ले लिया था, ClO ऑक्सीजन के दूसरे अणु के साथ प्रतिक्रिया करता है और क्लोरीन परमाणु और ऑक्सीजन के 2 अणु उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन के 2 अणु उत्पन्न करता है। एक क्लोरीन परमाणु 2 साल तक ऑक्सीजन ओजोन को नष्ट कर सकता है। एक क्लोरीन 2 साल तक ओजोन को नष्ट कर सकता है। हालांकि कुछ प्रतिक्रियाएं जैसे हाइड्रोक्लोरीन और क्लोरीन नाइट्रेट जैसी जलाशय प्रजातियां बनाकर ऐसे क्लोरीन परमाणु हटा सकती हैं, क्लोरीन परमाणु को हटा सकती हैं। फिर ओजोन को नष्ट करने में ब्रोमीन क्लोरीन से भी अधिक कुशल है, लेकिन वायुमंडल में ब्रोमीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्लोरीन ब्रोमीन दोनों ही समग्र ओजोन ह्रास में योगदान देते हैं और ये 1 लाख ओजोन अणुओं को तोड़ देते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण कैसे हुआ? ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर का क्षेत्र है जहां ओजोन 220 डिप्सन इकाई यह सबसे कम है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत बहुत कम लेयर में है। ओजोन को डिप्सन इकाई के रूप में मापा जाता है। वायुमंडल में ओजोन की औसत मात्रा लगभग 300 डिप्सन इकाई है और 3 मिलीमीटर ऊंची है। इसके अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की बड़ी हानि उत्पन्न करने के लिए कई कारकों के संयोजन की आवश्यकता होती है, यानी कई कारक होते हैं जो ओजोन को नष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला कदम यह है कि अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ध्रुवीय रात के दौरान 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज पश्चिमी ध्रुवीय हवाओं से अलग हो जाता है। फिर तापमान में गिरावट ऐसी होती है कि विशेष प्रकार के बादल जैसे ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल के रूप में जाना जाता है। लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिर जाता है यहाँ। इन बादलों की सतह पर बहुत तेजी से रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और क्लोरीन के निष्क्रिय रूपों को आणविक क्लोरीन में परिवर्तित कर देती हैं। जब सितंबर में सूरज की रोशनी लौटती है तो क्लोरीन परमाणुओं से जुड़े उत्प्रेरक चक्र सक्रिय हो जाते हैं और ओजोन नष्ट कर देते हैं। नासा के वायुमंडलीय वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक का सबसे बड़ा अंटार्कटिका ओजोन छिद्र 2006 में दर्ज किया गया था। 21 से 30 सितंबर 2006 को ओजोन छिद्र का औसतन क्षेत्रफल अब तक देखा गया 10.6 मिली वर्ग मीटर था, जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल से भी बड़ा था। 2022 के बीच 8.9 मिली वर्ग मील औसत क्षेत्र गए, यानी यह कम हुआ है। ओजोन छिद्र का आकार मोटाई हर साल लगभग अलग अलग होती है क्योंकि तापमान कम होने पर बड़ा हो जाता है। ओजोन छिद्र जिस वर्ष तापमान कम होगा उस वर्ष बड़ा हो जाएगा। आर्कटिक में भी अभी तक ओजोन छिद्र नहीं देखा गया है क्योंकि यहाँ बसंत ऋतु में मौसम परिस्थितियाँ दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में बहुत अधिक गर्म होती हैं। उत्तरी गोलार्ध गर्म होता है क्योंकि इसलिए वहाँ अंटार्कटिका छिद्र नहीं देखा गया है। इसके अलावा उच्च भूमि द्रव्यमान के कारण उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में परिध्रुवीय हवाएं कमजोर होती हैं।
आर्कटिक समताप मंडल में क्लोरीन के अणु होते हैं, लेकिन आर्कटिक मंडल में भी आर्कटिक के समताप मंडल में क्लोरीन के अणु होते हैं। ऐसे अवसरों पर अगर तापमान में पर्याप्त कमी आती है तो ओजोन विनाश हो सकता है। 2011 में आर्कटिक के ऊपर दिखाई देने वाला एक विशाल ओजोन छिद्र उत्तरी गोलार्ध में दर्ज किया गया था। ओजोन छिद्र के परिणाम: जमीनी स्तर पर यूवीवी विकिरण में वृद्धि। ओजोन 1% हानि से यूवी विकिरणों में 2% की वृद्धि हो सकती है, यानी ओजोन 1% हानि होगी तो जो विकिरण है वो 2% तक बढ़ सकती हैं। यूवी विकिरणों के लगातार संपर्क में रहने से मनुष्य, जानवर और पौधे प्रभावित होते हैं। इससे त्वचा संबंधी समस्याएं और मोतियाबिंद हो सकता है। फिर यूवी विकिरणों से पादप प्लावक बड़े पैमाने पर मृत्यु हो सकती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो सकती है। यूसी अनावरण माइक्रोबियल विविधता को नष्ट कर सकता है, जो मनुष्यों के लिए बेहद फायदेमंद भी होते हैं। वायुमंडल की तापीय संरचना में गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन होता है तो वायुमंडलीय परिसंचरण में भी परिवर्तन हो जाता है। ओजोन को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। क्षीण ओजोन परत ग्रीन हाउस प्रभाव को आंशिक रूप से बढ़ा सकती है। यदि ओजोन परत का ह्रास होता है तो तापमान बढ़ सकता है। पृथ्वी की सतह के करीब ओजोन एक स्वास्थ्य के लिए खराब है। ओजोन परत की रक्षा के प्रयास के लिए वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे कन्वेंशन किए गए थे। अब वियना कन्वेंशन क्या है? 1985 में वियना सम्मेलन ओजोन परत क्षरण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। एक ब्रिटिश टीम द्वारा दक्षिणी ध्रुव में समताप मंडल में ओजोन परत के छिद्र देखे जाने के बाद इसे आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में ओजोन परत के क्षरण के लिए वियना कन्वेंशन को सामने रखा गया और यह कन्वेंशन 1988 में लागू हुआ। कन्वेंशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस के उपयोग के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौती लक्ष्य शामिल नहीं थे। इसमें कटौती लक्ष्य शामिल नहीं थे, कितनी कटौती करना है। फिर ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौती लक्ष्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में दिए गए। ये वियना कन्वेंशन था जो 1985 में हुआ और 88 में लागू हुआ, लेकिन इसमें बाध्यकारी नहीं थे और जो बाध्यकारी थे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए थे। ओजोन परत नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन का एक प्रोटोकॉल है। यह दुनिया भर में ओजोन डिप्लीशन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। स्वीकरण यह है कि 1987 में ऐसे आगे बढ़ाया गया था और 1989 में लागू हुआ था, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में आया और 89 में लागू हुआ। प्रोटोकॉल के सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली दुर्लभ संधियों में से एक है, यानी सबका समर्थन था। इसे भारत जून 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टी रहा है। भारत भी इसका सदस्य रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। शासित निकाय क्या है? पार्टियों की बैठक होती है। इसमें संधि के लिए शासित निकाय है जिसमें एक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप द्वारा क्या होता है? तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। 2 वार्षिक आधार पर मिलती है, यानी 2 वर्ष में इसकी मीटिंग होती है और ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप द्वारा इसे सहायता मिलती है। पार्टियों को ओजोन सचिवालय द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। ये केन्या के नैरोबी के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय पर आधारित है। केन्या नैरोबी में है ये और पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय पर आधारित है, वहाँ सहायता दी जाती है। पार्टियों की जिम्मेदारी क्या है? इस संधि के तहत सभी पार्टियों के पास ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस के विभिन्न समूहों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को व्यापार पर नियंत्रण और वार्षिक रिपोर्ट आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस आदि दिए जाते हैं और इनकी विशेष जिम्मेदारी है।
यानी ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ है जो उन पर व्यापार पर नियंत्रण, रिपोर्टिंग, उनकी आयात निर्यात, लाइसेंसिंग आदि इनकी सब पार्टियों की जिम्मेदारी होती है। विकासशील और विकसित देशों की समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, लेकिन है बाध्यकारी समय लक्षित मापने योग्य प्रतिबद्ध है, और बाध्यकारी भी है और समय पर उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे बहुपक्षीय कोष, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कन्वेंशन के लिए बहुपक्षीय कोष की स्थापना 1991 की संधि के अनुच्छेद 10 के तहत की गई थी। बहुपक्षीय कोष जो विकासशील देश विकासशील देशों को देंगे। कोष का उद्देश्य विकासशील देशों को वित्त और तकनीकी सहायता प्रदान करना है जिसकी वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस का उत्पादन 0.3 किलोग्राम से कम है। यानी ऐसे विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और वित्त दिया जाएगा जिनकी ओजोन परत को जो नष्ट करने वाले पदार्थ उनकी खपत 0.3 किलोग्राम से भी कम है। बहुपक्षीय कोष की गतिविधियां 4 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। इनको कौन क्रियान्वित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर मॉन्ट्रियल संशोधन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन अपनी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के सामने कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 2000 गुना अधिक शक्तिशाली है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, ये 2000 गुना अधिक शक्तिशाली है। सितंबर 2007 में पार्टियों ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के अपने कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्णय लिया था। विकसित देशों ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की खपत कम करने और 2020 तक से पूरी तरह समाप्त करना था। विकसित देशों को 2020 तक समाप्त करना था और विकासशील देश हैं उन्हें 2013 से चरणबद्ध तरीके से शुरू करके उस पर प्रक्रिया पर सहमत हुए और 2030 तक हाइड्रोक्लोरोकार्बन को चरणबद्ध कटौती करते हुए इसका पालन करना है। विकासशील देशों को 2030 तक चरणबद्ध कटौती पालन करना और विकसित देशों को 2020 तक उसे पूरी तरह समाप्त करना था। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने पर किगाली संशोधन हुआ था। इस पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को समय पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक गैर ओजोन क्षयकारी विकल्प के रूप में पेश किया गया था। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसको चुना गया था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ओजोन क्षयकारी, क्योंकि ओजोन परत को विखंडित नहीं करता है, ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए इसे चुना गया था। ओजोन परत को खराब नहीं करता है, इसलिए इसे चुना गया था। लेकिन ये क्या है कि 1400 तक उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है, 14000 तक की उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता ओजोन परत ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देता है ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पार्टियों ने किगाली 2016 में किगाली रवांडा में पार्टियों ने अपनी 28वीं बैठक में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए समझौता किया। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बंद कर रहे थे किगाली समझौता में लेकिन फिर उन्हें 2016 में याद आया कि ये तो ओजोन वायुमंडल को ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है ज़्यादा, तो उन्होंने किगाली की रवांडा में 28वीं बैठक हुई तो उन्होंने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी बंद करने के लिए समझौता किया और सुनिश्चित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के नेतृत्व में विकसित देश 2013 की आधार रेखा के आधार पर 2036 तक जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका यूरोप वे 2036 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग
85% तक कम कर देंगे। फिर चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और जैसे जो विकासशील देश हैं वो 2045 तक ख़त्म कर देंगे 85%। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 50% कम कर देंगे। इस तरह भारत और अन्य विकासशील देश जिसमें ईरान, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, कुछ तेल अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, वे 2047 तक यानी इसको 85% में कटौती करेंगे। संयुक्त जो इसका मतलब ये है कि जो विकासशील देश हैं, बहुत ही डेवलप्ड हैं आज के टाइम पर, वो 2036 तक कम करेंगे। फिर चीन, ब्राज़ील जो अभी ज़्यादा हमसे आगे हैं वो 85% तक कम करने के लिए उनके लिए 2045 है, और भारत जैसे जो हैं उन्हें 2047 तक का समय दिया गया है, कटौती करेंगे। भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारत ने 1 जनवरी 2010 को नियंत्रित उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब भारत ने क्या किया है, 2010 में इसको नियंत्रित करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म को बंद करने के चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है। 2010 में भारत ने इसको किया है। वर्तमान में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के त्वरित कार्यक्रम के अनुसार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था तो उस पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जो बंद करना था उसे किया जा रहा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन चरण आउट प्रबंधन योजना के तहत जो पहला चरण था वो 2012 से 2016 तक सफलतापूर्वक लागू हुआ, यानी सफलतापूर्वक से पूरा कर दिया गया है। फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करने के लिए जो दूसरा चरण था 2017 से 2023 तक इसे पूरा कर दिया गया है। अब जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको HPMP का अंतिम चरण है, उसे थर्ड चरण कहते हैं। ये 2023 से 2030 तक लागू किया जाएगा। अब ये है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में जो प्रशीतन में यूज होता था, एयर कंडीशन निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और करने का काम जो है 2025 में पूरा कर लिया गया है, कि यानी जो विनिर्माण क्षेत्र में इसका उपयोग होता है वो पूरी तरह से बंद हो गया, 2025 में पूरा कर लिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पार्टियों की 34वीं बैठक। मॉन्ट्रियल की जो 34वीं बैठक हुई है उसमें 2022 तक मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था। 34वीं बैठक को कनाडा में आयोजित किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 34वीं बैठक में बहुपक्षीय कोष को फिर से भरने और ऊर्जा दक्षता विचारों को शामिल करने का निर्णय लिया, यानी ऊर्जा को बढ़ाने के निर्णय लिया गया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का सामना करते हुए ऊर्जा दक्षता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विनियमन के तहत नाइट्रोजन ऑक्साइड एक तेजी से बढ़ते ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस है, लेकिन शक्तिशाली ग्लोबल वार्मिंग लाने का चर्चा हुई है। इसमें जलवायु हस्तक्षेप, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अंतिम उपाय पर भी चर्चा हुई है। अब अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।